गुड मॉर्निंग बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका बैकअप जो सिलेबस बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। अब इसी सीरीज में हमारे पास वेक्टर बचा हुआ था, वेक्टर का कुछ पोर्शन यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ था। आज हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे और सब्सिक्वेंटली बेटा इसी सीरीज में हम लोग मोशन इन अ प्लेन को पूरा कर लेंगे। बेटा इस पूरी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो किसी बड़ी स्क्रीन पर जैसे कि लैपटॉप या टैबलेट में देखें, मोबाइल में कम से कम देखें, क्योंकि बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा, इससे आपकी आंखों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा बेटा मैं आपको लेक्चर के नोट्स PDF फाइल की फॉर्म में भेज दूँगा ताकि आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकें। अभी हम ध्यान देंगे समझने पे, टाइम कम लगे इसलिए कुछ बातें मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिखी हुई है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से। जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा यानी कि उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास एक स्केलर नंबर भी आ सकता है और एक वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। तो बेटा जब भी कभी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास स्केलर आता है वो नंबर, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट प्रोडक्ट से। बेटा ये है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की दो टाइप होती है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर रिजल्टेंट आया मेरा एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, बेटा दो फिजिकल क्वांटिटीज थी, आपने उनको मल्टीप्लाई किया और रिजल्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी आई वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आई है, तो हम बोलेंगे इसको डॉट प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए, बीच में एक डॉट लगा देंगे और बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बेटा कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि जो वर्क डन होता है फिजिक्स में उसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वर्क डन वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। सिमिलरली बेटा पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं F डॉट V यानी फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये दोनों वेक्टर हैं और पावर एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा बेटा दूसरे टाइप का प्रोडक्ट हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो है वो भी एक वेक्टर ही आए यानी कि रिजल्टेंट भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, लिखेंगे A क्रॉस B, यानी कि बेटा रिजल्टेंट हमारा जो था वो भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी रिजल्टेंट के पास भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, टॉर्क व्हिच इज R क्रॉस F। ये सारी चीजें जो है हम जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाएगी, अभी आपको ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम चाहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख जाएं। बेटा बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है A डॉट B, छोटा सा डॉट लगा दिया मैंने बीच में A डॉट B। अब मैं दो वेक्टर देखता हूँ, बेटा ये वेक्टर A है मेरे पास, ये वेक्टर B है और इन दोनों के बीच में एंगल था थीटा। बेटा वेक्टर A की स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, वेक्टर B की भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, और जब मैंने टेल को ज्वाइन कर दिया तो जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, उसको मैंने लिख दिया बेटा थीटा। इसके बाद A डॉट B अगर मुझे निकालना हो, A डॉट B इज इक्वल टू बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये A डॉट B के लिए फार्मूला होता है बेटा हमारे पास। अब कभी मान लो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A को भी ऐसे लिखता हूं, देखो यहां A के ऊपर मैंने एरो लगा रखा है, वेक्टर A और बाहर दो साइन लगा दिया यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सिंपल A से। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर दिया सिंपली B से। बेटा थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन A एंड B, तो A डॉट B जो होगा हमारा दैट विल बी A इनटू B इनटू cos थीटा। ये दोनों मैग्नीट्यूड है A और B, और थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का A और B के बीच का एंगल रहता है। तो अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये डेटा देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद अगर नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन देख लें। बेटा आपको देखना है कि दो वेक्टर थे, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड जो है वो था 8 यूनिट्स और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड था बेटा 4 यूनिट्स। इन दोनों के बीच में एंगल था हमारे पास 60 डिग्री। आपको बताना है A डॉट B कितना आएगा। बेटा आप लोगों ने शायद सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। हम यहाँ देखते हैं A डॉट B, हमें पता है कि A डॉट B के लिए
ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा ए का मैग्नीट्यूड मेरे को दे रखा था 8, बी का मैग्नीट्यूड 4 और कोस थीटा यानी कि कोस 60। अब हम जानते हैं कोस 60 होता है 1/2, तो इंटू 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 16। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि इसकी डायरेक्शन क्या आएगी। बेटा इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगी क्योंकि ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो रिजल्टेंट एक स्केलर आता है और स्केलर के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। बेटा अब हम देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा अगर हमारे पास दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम रहता है, लाइक थीटा इज लेस देन 90, तो a डॉट b जो है आपका वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा रहता है, ऑफ कोर्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहना चाहिए यानी 90 टू 180, तो हमारे पास a डॉट b जो है वो नेगेटिव आएगा। बेटा इसका रीजन ये है कि a डॉट b इज इक्वल टू a इनटू b इनटू cos थीटा। अब a भी मैग्नीट्यूड है और b भी मैग्नीट्यूड है, तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकते। तो a डॉट b का नेगेटिव या पॉजिटिव होना सोनली cos थीटा पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बेटा जरूरी बात, अगर थीटा 90 डिग्री हो, इससे हम क्या समझेंगे कि दोनों वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। थीटा 90 डिग्री है तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो a डॉट b आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि cos 90 होता है 0। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इस चीज में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इस कंसेप्ट को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज कर लिया जाता है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है और वो दोनों नॉन जीरो हैं, मैग्नीट्यूड उनका कुछ ना कुछ है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही होंगे। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 रहेगा। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कुछ और डॉट प्रोडक्ट्स की। ये है हमारे पास i कैप डॉट i कैप। बेटा i कैप हम जानते हैं, i कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जो हमारा j कैप था वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर और k कैप जो है वो पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर। बेटा i कैप डॉट i कैप अगर करना चाहें तो i कैप का मैग्नीट्यूड 1, अगले i कैप का मैग्नीट्यूड 1 और इन दोनों के बीच में एंगल, बेटा एक वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। तो 1.1 इनटू cos 0, बेटा cos 0 हम जानते हैं 1 होता है, तो i कैप डॉट i कैप हमेशा 1 आएगा। सिमिलरली अगर आप j कैप डॉट j कैप करोगे वो भी 1 आएगा, k कैप डॉट k कैप करोगे वो भी 1 आएगा। बेटा ऐसे ही अगर मैं कभी i कैप डॉट j कैप करना चाहूँ, i कैप की डायरेक्शन भी j कैप की डायरेक्शन भी, इन दोनों के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री। अब बेटा i कैप का मैग्नीट्यूड 1, j कैप का मैग्नीट्यूड 1 और cos ऑफ 90 हम जानते हैं कि cos 90 0 होता है, तो i कैप डॉट j कैप हमेशा 0 आ जाएगा। ऐसे बेटा आप बोल सकते हो i कैप डॉट k कैप वो भी हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि i कैप और k कैप के बीच में भी एंगल हमारा 90 डिग्री का ही होता है। ऐसे ही बेटा आप अगर कभी देखो तो j कैप और k कैप के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, तो j कैप डॉट k कैप भी 0 आ जाएगा। अब इसी सारी कहानी को बेटा हम समेट के वेक्टर फॉर्म में करते हैं। आप बोलोगे कि सर हमें तो वेक्टर ऐसा दिया मिलता था कि वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे कुछ अगर इस तरीके से वेक्टर दे रखे हो तो इस पूरे एनालिसिस को कैसे किया जाए। बेटा हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाए। अगर वेक्टर आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखे हो, इसको हम x कंपोनेंट बोलते हैं, इसको y कंपोनेंट, इसको z कंपोनेंट, जब हमने वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा। अब बेटा अगर इस तरीके से आपके पास वेक्टर दे रखा हो तो इसको
एक वेक्टर था वेक्टर a which is equal to ax along I cap, यानी I cap डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट था ax, सिमिलरली y डायरेक्शन में ay, z डायरेक्शन में az। ऐसे ही वेक्टर b है बेटा हमारे पास कोई वेक्टर b के भी तीन कंपोनेंट है bx by bz। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेटा a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। बेटा आप जानते हो कि अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो सबसे पहले ax I कैप जो है वो इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि तीन टर्म आएंगी। फिर ay j कैप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर से तीन टर्म, और सिमिलरली az k कैप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर से तीन टर्म। टोटल हमारे पास 9 टर्म्स आनी चाहिए। पर उन 9 टर्म्स में आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। बेटा सबसे पहले मैं ax को मल्टीप्लाई करता हूँ अगले ब्रैकेट के साथ, तो ax और यहाँ से bx, ये दोनों सिंपल नंबर होंगे हमारे पास, और I कैप यहाँ से डॉट I कैप यहाँ से, प्लस अब ax को मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म के साथ, तो ये आ जाएगा ax into by, और I कैप यहाँ से डॉट j कैप यहाँ से, प्लस ax बेटा सिमिलरली यही टर्म हमारी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ax और bz बाहर आ गया, I कैप डॉट k कैप। अब आप देख के बता सकते हो बेटा इस पूरी टर्म में कि अगर मैं गौर से देखूं तो ये नंबर तो मेरे पास 1 आ जाएगा, परंतु I कैप डॉट j कैप भी 0 हो जाएगा, और I कैप डॉट k कैप भी 0 हो जाएगा। हमने अभी देखा था बेटा I कैप डॉट j कैप 0, I कैप डॉट k कैप 0, और I कैप डॉट I कैप हमारा 1। तो यहाँ से सिर्फ ये टर्म बचेगी, ये दोनों गायब हो जाएंगे, I कैप डॉट I कैप मेरा 1। ऐसे ही बेटा जब मैं ay को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ay j कैप डॉट by j कैप बचेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं k कैप वाली टर्म की बात करूंगा बेटा तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, शुरू की दोनों टर्म्स 0 हो जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। बेटा अब हम देखते हैं कि यहाँ से मेरे पास बचा एक टर्म बची थी, मैं लिख देता हूँ a डॉट b। बेटा मेरे पास बचेगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। आप अगर पूछोगे कि इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी तो बेटा ये बड़ा वाहियात क्वेश्चन होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई भी डायरेक्शन नहीं बचती, रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आती है हमारे पास। अब a डॉट b तक तो हम लोगों ने कर लिया बेटा, a डॉट b यहाँ तक पहुँचने के बाद हम कंपोनेंट फॉर्म में देख पा रहे हैं इसको। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं बेटा हम लोग। अगर मैं दो वेक्टर दूँ आपको, वेक्टर a इज गिवन बाय 2 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, और वेक्टर b जो है दैट इज इक्वल टू बेटा आपके पास I कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। आपको निकालना है बेटा, इस एग्जांपल में आपको निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो बेटा यहाँ मेरे को कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं दोनों वेक्टर्स, तो मैं क्या करूँगा बेटा, पहले आप बोलोगे i और i वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, 2 into 1 1, 2 into 1 प्लस अब ay और by यानी 3 into -1, तो आप बोलोगे 3 into -1 प्लस az bz यानी 4 into 2, तो बेटा ये हो जाएगा 4 into 2, हमारे पास आ जाएगा 2 minus 3 plus 8, रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा बेटा 7। सो a डॉट b जो है वो आ गया बेटा मेरे पास 7। बेटा मैं फिर से यही कहूँगा कि जब भी कोई एग्जाम्पल लिखवाऊँ मैं तो एक बार के लिए आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करने की ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन दें। तो ये हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम लोग कभी बोल सकते थे बेटा कि आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, लेट अस सपोज फर्स्ट वेक्टर जो है वेक्टर a
दे रखा है बेटा आपको बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जी, ये वेक्टर बी है। आपसे कोई पूछ ले कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो, फाइंड एंगल बिटवीन दीस वेक्टर्स, फाइंड ठीक है, या फिर एंगल बिटवीन दीस वेक्टर्स। तो बेटा इस एग्जांपल में भी एक बार के लिए आप इसको पॉज करके खुद से करने की ट्राई करो, अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है आप सॉल्यूशन आगे देख सकते हैं। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, बेटा वेक्टर ए पता है वेक्टर बी पता है, क्या यहाँ से मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल सकता हूँ? अगर मैं बात करूँ इसका सॉल्यूशन की तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जैसा कि हम जानते हैं बड़ा 3 आ जाएगा सिंपल, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट विल बी अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो बेटा 16 प्लस 9, दिस विल बी अंडर रूट 25 और 5, तो मेरे पास बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया होगा। अच्छा ए और बी दे रखे हैं तो यहाँ से मैं ए डॉट बी भी निकाल लूंगा, बेटा आप बोलोगे ये तो सिंपल है, ए डॉट बी इज इक्वल टू, बेटा आपके पास होता है पहले क्या करेंगे आई और आई वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जे और जे वाले कंपोनेंट को के और के वाले कंपोनेंट को, तो बेटा आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू 3 into 4 प्लस 0 into 3 प्लस आगे तो बेटा 0 ही रहना है क्योंकि के कंपोनेंट तो किसी भी वेक्टर में है ही नहीं, तो a डॉट b मेरे पास आ जाएगा बेटा 12। अब a डॉट b भी पता है मेरे को, मैग्नीट्यूड ऑफ a पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b भी पता है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक और फॉर्मूला देखा था डॉट प्रोडक्ट के लिए जो कि था a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। बेटा यहाँ से a डॉट b मेरे को पता है वैल्यू है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मेरे को पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बेटा 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b मेरे को पता है 5 है इनटू cos थीटा। बेटा यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, आप बोलोगे cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 into 5 which is equal to 4 upon 5। बेटा cos थीटा की वैल्यू 4 upon 5 है, तो थीटा कितना आना चाहिए हमारा, याद करो 3 4 5 है, cos थीटा है 4 upon 5, तो यहाँ से बेटा थीटा की वैल्यू देखो या तो 53 हो सकती है या 37 हो सकती है। बेटा cos थीटा की वैल्यू ज्यादा है मतलब एंगल हमारा कम होगा या ज्यादा होगा, एंगल हमारा कम होगा या ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे कि cos थीटा ज्यादा है एंगल कम होगा, हेंस थीटा इज इक्वल टू 37। बेटा ये वाला एग्जांपल कर लोगे सारे। बेटा हमें दे रखा है वेक्टर a इज इक्वल टू x i है माइनस 5x j है प्लस a, ये एक वेक्टर है हमारा। ऐसे ही बेटा वेक्टर b दे रखा है, वेक्टर b इज इक्वल टू x i है प्लस j है प्लस 6k है, और मुझे बता रखा है if a is perpendicular to b, vector a is perpendicular to b, then find value of x। बेटा दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो और उसको 0 के बराबर पुट कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कभी वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 आता है। बेटा सबसे पहले हम लोग a डॉट b करेंगे और उसको 0 पुट कर देंगे क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। बेटा a डॉट b i के साथ वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आ जाएगा x into x प्लस, अब बेटा j के साथ वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5x into 1 प्लस, अब k वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे 1 into 6, और ये जो हमारे पास नंबर आया बेटा दिस
इज इक्वल टू 0। बेटा एक ही वेरिएबल है, एक हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आप बोलोगे कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की और वैल्यू आ जाएगी 2। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए x की a और b हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक ठाक सा, जहाँ पे कि आपको ये ना लगे कि मैं तो सिर्फ मैथमेटिक्स सीख रहा जा रहा हूँ, फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहा। तो बेटा हमें दे रखा है कि आपके पास दो वेक्टर थे, जो फोर्स है आपके पास वो है बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और बेटा इस फोर्स के कारण कोई पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस हुआ है और उसकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है हमें। डिस्प्लेसमेंट के एक वेक्टर होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये दोनों बातें पता है बेटा मेरे को। हमें पूछा है कि फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो बेटा हम जानते हैं, आगे वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ भी लेंगे बेटा, दैट वर्क डन W इज इक्वल टू F डॉट S, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स हमें दे रखा है ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये है, डॉट प्रोडक्ट करना है, कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दे रखे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर लोगे बेटा i को i वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 into 2 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 3। तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 into 2 6 प्लस 2 प्लस 3, दिस विल बी 11 और यूनिट आ जाएगी जूल, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है भाई, वर्क डन की यूनिट जूल, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बोलोगे कि सर जूल कैसे लगा के, तो स्केलर है बेटा, स्केलर क्वांटिटीज के पास भी यूनिट तो होती है, डायरेक्शन नहीं होती सर, तो यहाँ पे भी यूनिट तो रहेगी मेरे पास, सिर्फ डायरेक्शन नहीं आएगी। सो आवर आंसर इज 11 जूल।